चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कोलैबोरेट करेंगे आपस में तो इंडिया से सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। अगर ये हालत है तो ये क्वाड का कैसे मेंबर बनेगा? मोदी जी जो है उसका इंडिया जो है जो महाभारत था इस लेवल पे पहुंच चुका है कि जहां पर उसकी अपनी पहचान भी खत्म होती जा रही है। सोवियत यूनियन की डिसमेंबरमेंट के बाद जिस वक्त रशिया 20वीं सदी के आखिर में और इस सदी के शुरू में अपने आप को अपनी पावर को कंसोलिडेट करता फिरता था, उस वक्त ग्लोबल ऑर्डर पे अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुका था और अमेरिका अफगानिस्तान पे तालिबान गवर्नमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहा था। तो उस वक्त अमेरिका को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो दे रहा था वो इंडिया दे रहा था, क्योंकि इंडिया वो वैक्यूम जो सोवियत यूनियन से खाली हुआ था, इंडिया ने समझा कि मैं दुनिया की वो ताकत हूं जो वो वैक्यूम भर सकती है। और इसने सबसे पहला अपना अड्डा जो आउट ऑफ द इंडियन टेरिटरी था, जिसे आप कहते हैं एयर बेस, क्योंकि मेजर पावर जो होती हैं उनका पावर पोटेंशियल या उसका इमेज जो है, इससे भी लगता है कि अपने मुल्क से बाहर उन्होंने कितने बेसेस जो हैं या अड्डे जो हैं मिलिट्री अपने ओवरसीज अड्डे कंट्रोल किए हुए हैं। तो इंडिया ने अपना पहला अड्डा जो है या बेस जो है वो ताजिकिस्तान में आयोनी गांव के अंदर, जो एक एयर बेस पहले से रिडंडेंट हुआ था रशिया सोवियत यूनियन के दौर का, उसको एक्वायर किया ताजिकिस्तान से। और ऐसा जो रिडंडेंट एयर बेस था उसको एक्वायर करने के बाद उसके ऊपर $100 मिलियन खर्च करके उसका जो एयर रनवे था वो 3200 मीटर तक का, यानी कि 3.2 किलोमीटर बड़ा रनवे बनाया। उधर फ्यूल टैंकर बनाए, उधर जहाज़ों के हेलीकॉप्टर के हैंगर बनाए, बैरक्स बनाई। मकसद क्या था कि उस बेस को अपने ट्रूप्स के लिए, अपनी एयर फोर्सेस के लिए एक फॉरेन बेस के तौर पर डेवलप करें। और उस बेस को डेवलप करने के बाद जब अपने ट्रूप्स रखेगा तो उससे क्या होगा, एक तो वो अफगानिस्तान के ऊपर वेस्ट पे नजर रख सकेगा। ये तो एक बहाना था कि अफगानिस्तान की वार हो रही है, उसकी सपोर्ट के लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल उसके दो टारगेट थे। क्योंकि ताजिकिस्तान का बॉर्डर जो है वो मिलता है चाइना के साथ, और वो चाइना को उधर से कंटेन करने के चक्कर में था। और दूसरा, ताजिकिस्तान वाखान कॉरिडोर की लिमिटेड जो 25-30 किलोमीटर की पट्टी है, उसके जरिए से पाकिस्तान से भी बॉर्डर मिलता है। पाकिस्तान के भी कौन से, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, कारगिल, ये वो एरिया है जिस पे वो नज़र रख सकता है। क्योंकि जब कारगिल वार हुई थी तो इंडिया जो है टोटली सरप्राइज हुआ था, उसको कोई इंटेलिजेंस नहीं मिल सकी थी। अब वो चाहता था कि ताजिकिस्तान के इस आयनी बेस से ना सिर्फ चाइना पे नज़र रखे, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र रखे, गिलगित बल्तिस्तान और कारगिल एरिया की, आज़ाद कश्मीर की, इसकी इंटेलिजेंस भी रखे। और फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो वो ईस्टर्न साइड पे तो मेन उसकी फोर्सेस होंगी और इधर से भी वो अपने एयरफोर्स के जरिए से पाकिस्तान पे इंटरडिक्ट कर सके। शुरू में तो इंडिया ने वहाँ हेलीकॉप्टर रखे थे, लेकिन अब पिछले कई सालों से वहाँ पर मिग्स भी थे, बल्कि Su-30 बहुत सारे थे और रिसेंटली तक थे वहाँ पर। ये मुआहदा 2002 में हुआ था और इसमें अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया था, क्योंकि अमेरिका भी इसको उस वक्त चाइना के काउंटरवेट के तौर पर तैयार कर रहा था और वो चाहता था कि इंडियन ओशन के साथ साथ इस सेंट्रल एशिया में भी चाइनीज को चेक करने के लिए और पाकिस्तान को भी चेक करने के लिए इंडिया के पास एक स्पेस होनी चाहिए, एक बेस होनी चाहिए। और इंडिया ने उसको फैसिलिटेट किया था। 2002 में एग्रीमेंट हुआ था और ये 20 साल का एग्रीमेंट था, 2022 में कंक्लूड होना था। अब इंडिया जो है वो आज भी वो यही कहता है, जब अमेरिका ने धक्के दिए हैं, चाइना ने अपने गले नहीं लगाया, तो वो रशिया की तरफ चला हुआ है। रशिया मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है, हमारे 78 साल का रिलेशन है। बाकी है, कोई शक नहीं है, उसका सबसे बड़ा बायर है तेल का भी और उसके डिफेंस इक्विपमेंट का भी खरीदार है। और इसलिए रशिया के लिए इंडिया की वैल्यू भी है, कोई शक नहीं है। लेकिन
इस आयोनी बेस से इंडिया को किक आउट करने में भी रशिया और चाइना दोनों का इश्तराक है। 2022 में जब इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा था तो इसको रिन्यू करने के बजाय ताजिकिस्तान ने कहा जी आप अपना सामान उठाएं, अब जाएं यहां से। और वो सामान उठाते उठाते अभी आकर टोटल बेस जो है वो फारिग हो गया है। वहां पर अभी इंडिया का ना हेलीकॉप्टर रहा है, ना SU-30 रहा है, ना कुछ और चीज रही है। तो इसको निकालने वाला भी रशिया है। अगर ये जो बताने की बात है मेरी, चाबहार से किसने निकाला? अमेरिका ने निकाला। चाबहार भी एक वो एक्सेस पॉइंट था जहां से वो सेंट्रल एशिया को ना सिर्फ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए से ट्रेड रशिया तक कर सकता, बल्कि वो एक्सेस पॉइंट था, उसको कॉरिडोर थी सेंट्रल एशिया में ट्रेड करने के लिए, अफगानिस्तान में ट्रेड करने के लिए, अपने इक्विपमेंट और डिफेंस रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए। तो वो चाबहार जो था वो उसने छीन लिया अमेरिका ने। और आयोनी बेस है वो चाइना और रशिया ने इसको किक आउट कर दिया। अब बहुत जल्दी मुझे लग रहा है, क्योंकि चाइना अपना जो उसका वो BRI है जो सेंट्रल एशिया के जरिए के नाम में कॉरिडोर गुजर रही है, वो उसके हवाले से उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो आयोनी को चाइना एशिया ऑक्यूपाई कर ले और रशिया को कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि चाइना और रशिया का इस वक्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है। अब ये तो इंडिया का वो पावर प्रोजेक्शन की एक एफर्ट थी जो सेंट्रल एशिया में उसने की थी अपने अपग्रेड पावर बनाने के लिए। सो उधर से निकाला हुआ इसका, तो ये वापस अपनी सरजमीन पे गया कि मैं साउथ एशिया की ताकत हूं। साउथ एशिया की ताकत वैसे भी नहीं रही माई की कन्फ्लिक्ट के बाद, इसका इमेज डाउन हो चुका है। और उस इमेज के डाउन होने के बाद, मई के बाद, एक नया बांग्लादेश है, ऐसा बांग्लादेश जो इसके बैकयार्ड में है और जिसका चाइना और पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। वो बांग्लादेश जिसके साथ पाकिस्तान का एक और डिफेंस पार्टनर है टर्की, उसकी कुर्बतें बढ़ रही हैं और वहां से उसको साइपर भी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने वाला है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, प्लस उसको ड्रोन्स और बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं। और वहां पर टर्की जो है वो एक डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट भी लगाने जा रहा है। अब अंदाजा लगाएं, जब ये नौबत होगी, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कोलैबोरेट करेंगे आपस में, तो इंडिया साउथ एशिया में भी उसकी हेजेमोनिक डिजाइन तो दूर की बात है, बल्कि अपनी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। और स्पेशली उस सूरत में जब इंडिया की तमाम जो आउटर पेरिफेरी की स्टेट्स हैं वहां पर आज़ादी की तारीखें चल रही हों और वो सारी की सारी जो है वो बांग्लादेश का, चाइना का और पाकिस्तान का टारगेट हों। मसलन आपके सामने लद्दाख में आए दिन कर्फ्यू लग रहे हैं, लद्दाख चाइना का क्लेम है और लद्दाख के सर पे आके बैठा हुआ है वो, स्पेशली गलवान वैली के कैप्चर करने के बाद वो तो किसी टाइम लद्दाख में एंटर हो सकता है। पाकिस्तान असदराज से जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है उसके ऊपर नजर लगा के बैठा हुआ है। खालिस्तान तो वैसे अपने रेफरेंडम करा करा के पूरी दुनिया से अपने आप को मनवा चुका है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स प्लस आसाम, उस पर बांग्लादेश की नजर है। और बांग्लादेश ने तो क्लेम नहीं किया, इंडिया खुद क्लेम करता फिरता है कि बांग्लादेश का जो एक अखंड बांग्लादेश या सल्तनत बांग्लादेश बंगाल हुआ करती थी, उसके तनाजुर में बांग्लादेश जो है वो 7 सिस्टर में से 6 सिस्टर के ऊपर नजर लगा के बैठा हुआ है और किसी टाइम भी वो चिकन नेट को क्रॉस करते हुए वो इंडिया की फोर्सेस जो है उनको सील कर देगा, उसकी एंट्री सील कर देगा और ये स्टेट आज़ाद हो जाएंगी। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सेंट्रल एशिया से इस इमर्जिंग पावर को निकाला मिला और अपने घर में जहां बैठकर वो हर वक्त अखंड भारत के और नारे लगाया करता था अपने नेबर्स के ऊपर, अब ये उनसे अपनी आज़ादी या अपनी सलामती के लिए खतरे में घिरा हुआ है। और मैं दिन दूर नहीं देख रहा हूं जब चाइना और बांग्लादेश के साथ नेपाल, भूटान और मालदीव भी मिल जाएंगे, ताकि इंडिया जो है वो ज्योग्राफिकली जो खुश्की का एरिया है इस सब से घिर जाएगा इन 5 स्टेट से, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। और सी में तो वैसे ही है, क्लेम तो करता है कि इंडियन ओशन मेरे नाम पे है, इंडिया के नाम पे है। और इस वक्त जो चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल
पोर्ट्स जो हैं उस पे अपनी नेवी डिप्लॉय की हुई है, जिस तरीके से डिफरेंट इंडियन ओशन में पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान और टर्की की मुआहदे हो रहे हैं डिफरेंट कंट्री के साथ, मैं नहीं समझता हूं कि ये इस इंडियन ओशन में इंडिया अपनी नेवी भी बाहर निकाल पाएगा। तो अगर ये हालत है तो ये क्वाड का कैसे मेंबर बनेगा, कैसे इफेक्टिव मेंबर बनेगा ज़रूरत पड़ी तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि मोदी जी जो है उसका इंडिया जो है, जो महाभारत था, जो विश्व गुरु बनता जा रहा था, वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि जहां पर उसकी अपनी पहचान भी ख़त्म होती जा रही है। और इसलिए उसको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सकता है वो एहसास करे, अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करे और उन पॉलिसीज़ को रिविज़िट करते हुए अपने हमसायों से अच्छे तल्लुकात बनाए और उनके मसाइल हैं उनको दूर करें। थैंक यू।